हेलो यूट्यूबर्स, हाउ आर यू। क्या आपको खांसी से तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या आपकी खांसी आती जाती रहती है, या रात के समय बदतर हो जाती है। तो ये जो लक्षण हैं, ये एस्थमा के हो सकते हैं। एस्थमा का मतलब दमा कहते हैं, जिसको आम भाषा में हम दमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फेफड़े के अंदर सांस ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, उनकी स्वेलिंग की वजह से वो नैरो हो जाता है, उनका डायामीटर नैरो हो जाता है। जैसे कि ये मैं मॉडल से दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल है। हमारी सांस लेने वाली जो नालियाँ हैं, ये नॉर्मल डायामीटर है। तो जब पेशेंट को एस्थमा का अटैक होता है, तो उसमें क्या होता है, इसका डायामीटर कम हो जाता है, इतना रह जाता है, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई एंड स्मॉल एयर पैसेजेस, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब जो ये सांस की नालियों की सोजिश है, इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या होता है कि पेशेंट को जो किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, डस्ट हो गया, पार्टिकल्स हो गए, जैसे परागकण हो गए, पोलन्स, या हमारे घर में पेट है उसके हेयर हो गए। इसके अलावा धुआं, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, इंडस्ट्रियल स्मोक, या लंग्स का इन्फेक्शन। उसके अलावा स्मोकिंग एंड टेंशन बहुत ज़्यादा, और हम लोग अगर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से, एंड स्पेशली आज के मौसम में जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोल्ड, फॉग है बहुत ज़्यादा, डस्ट है एटमॉस्फेयर में, इन सब चीज़ों की वजह से इनको हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कहते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तरह से एलर्जी का रिस्पांस पैदा हो जाता है हमारी सांस की नालियों में, और जिसकी वजह से वो नाली अंदर से नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं ये। तो आप ये इमेजिन करिए कि कहाँ हम ये नॉर्मल नाली से सांस ले रहे हैं, कहाँ हम इससे सांस ले रहे हैं। तो एकदम हमें पता लगता है कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे हम अस्थमा के पेशेंट को देखते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी से ब्रीथ करता है पेशेंट को, और फिर उसके साथ साथ उसको जैसे गहरी सांस लेगा, एकदम सांसी खांसी छिड़ जाती है, और उसमें कभी कभी बलगम आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बलगम या एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता। रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में इस टाइप की जो खांसी है या सांस का फूलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम इस बीमारी का ध्यान ना दें, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें, तो क्या होगा, हमें रूटीन के काम में भी सांस चढ़ने लग जाता है। जैसे हमने घर में अपनी सीढ़ियों में सामान रखने गए, थोड़ा वॉक किया, शॉप पे भी गए, तो वहाँ पे भी हमें सांस चढ़ने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, एलर्जेंस, ये हमें, मैंने जो बताए, इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड तो आपको, अब जैसे है, पेट के हेयर्स हैं तो पेट को अवॉइड करें, पेट को ना देखें, पेट के पास ना रहें। नंबर 2, पोलन से है अगर एलर्जी, तो हमें जहाँ पे, अब जैसे फरवरी के महीने में बहुत सारे फ्लावरिंग होती है, उन दिनों में हमें जो पार्क हैं, लॉन्स हैं जहाँ पे फूल लगे हैं, उसमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकर्स जो हैं वो स्मोकिंग अवॉइड करें, और पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करें। जैसे वो स्मोक करते हैं तो घर में जो हैं, जितने मेंबर्स फैमिली के हैं, उनको भी स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को ये एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम एस्थमा कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं हम लोग, उसको हम पीएफटी कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो उस टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो सांस लेने की क्षमता है, फर्स्ट सेकेंड, इसको हम एफबीसी कहते हैं, उसकी सांस लेने की क्षमता हमारे लंग्स में कितनी कम हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम इसको, पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। तो जो ये एस्थमा के पेशेंट्स हैं, इनके लिए ट्रीटमेंट लेना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये क्रॉनिसिटी में चले जाते हैं, और लंग्स में ये परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स की नलिकाएं हैं और एयरवेज हैं,
वो परमानेंट इस लेवल पे आ जाएंगे। तो जो पेशेंट अस्थमा के हैं उनकी आवाज़ भी सांस में आप सुनोगे तो सांसा की आवाज़ आती है, जैसे सीटी बोलती है। तो आप पास बैठेंगे पेशेंट के तो आपको लगेगा जैसे पेशेंट की चेस्ट में से सीटी की आवाज़ आ रही है। तो इस चीज़ के लिए हमें मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हमें ठीक होने पे भी लेनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब हम ठीक होते हैं तब भी हमें वो मेडिसिन लेनी होती है, सो दैट हमें एक्यूट अटैक ना पड़े। तो दोज आर कॉल्ड मेंटेनेंस मेडिसिन। उसमें कुछ इनहेलर्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं और कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एलर्जी की रिस्पॉन्स है वो कम कर देती है या उसको मिनिमाइज करके बिल्कुल ही नेगेटिव कर देती है। तो ये तो दवाइयाँ मेंटेनेंस वाली होगी। उसके बाद हम जो है रिलीवियर दवाइयाँ कहते हैं, जिसको अटैक के टाइम में या जब पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है उस टाइम में दो तरह की दवाइयाँ आती हैं। एक तो होता है इनहेलर्स, ऐसे करके हम लेते हैं, और कुछ खाने की मेडिसिन होती हैं वो हम देते हैं। अब घर में बड़ा एक इशू उठता है और सोसाइटी में है कि इनहेलर्स लेने लग गए, इसको तो ये लग जाएगा। बट इनहेलर्स जो हैं दे आर बोन फॉर ए पेशेंट ऑफ एस्थमा और फॉर दैट मैटर एनी चेस्ट कंडीशन लाइक सीओपीडी ऑल्सो, बिकॉज उसमें क्या है, इनहेलर्स में माइक्रोग्राम में डोज है as compared to tablets which we take 150 milligram, 300 milligram, 400 milligram. Here it is in microgram and they are going directly inside the lungs. जैसे हम सांस लेके लेंगे तो इनहेलर की दवाई सीधी हमारी लंग्स में स्प्रेड हो जाती है दोनों तरफ। लंग्स जो हैं ये दोनों तरफ ऐसे जैसे लंग्स हैं इसमें चली जाएगी और वहाँ पे लोकल ही फिर वो एक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम डायरेक्ट लंग्स में चली गई तो उसका इफेक्ट भी बहुत जल्दी होगा, साइड इफेक्ट मिनिमाइज होगा और हम उसको लंबे अरसे तक ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गले में पाउडर या उसकी आ जाएगी, जम जाएगा, लगेगा कि जैसे गले में कुछ चीज़ हो गया। उसको हम क्या कर सकते हैं, माउथ वॉश करके सिंपल वार्म वाटर से करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इनहेलर्स जो हैं दे आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट्स ऑफ अटैक ऑफ एस्थमा और एक्यूट कंडीशन जब एस्थमा की हो। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो भी पेशेंट आपको पता है या पेशेंट को पता है कि रेकरेंस बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम मेंटेनेंस इनहेलर भी देते हैं, जो कि हमें पेशेंट ठीक होने के बावजूद और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहने के साथ उसको हमें देना पड़ता है, सो दैट वो एक्यूट कंडीशन में कन्वर्ट ना हो। साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि जीवन शैली में अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी चाहिए। क्या क्या चेंजेस लानी है कि हमें सबसे पहले एक तो अच्छा खाना, मतलब अच्छे खाने का मतलब बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी होनी चाहिए उसमें, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जो लोग नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज भी कुछ अमाउंट, वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेरियन पनीर, दूध, दही, दालें, सोयाबीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स आते हैं वो हमें ज़रूर लेना चाहिए वंस और ट्वाइस ए डे। उसमें क्या है, हमारे को बहुत सारे वाइटामिन मिलते हैं, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे लंग्स की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसलिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें क्या, आंवला जो आजकल बहुत आया हुआ है, आंवले के आप मुरब्बा ले सकते हो, आंवले की सब्जी, आंवले का अचार, ये इस तरह से कुछ भी हम ले सकते हैं। सिमिलरली किन्नू हो गया, नींबू का हो गया, ये जो संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी बहुत होता है। तो विटामिन सी इज नोन टू प्रोटेक्ट द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमें, खाने के बाद हमें अपना लाइफस्टाइल में क्या करना है, हमें एक नॉर्मल लेवल का व्यायाम करना है। अधिक व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें प्रेसिपिटेट हो जाता है। और अस्थमा के पेशेंट को एक्सरसाइज करते हुए ये ध्यान देना है कि बाहर का एटमॉस्फेयर हमें ध्यान देना है। अगर फॉग हुई हुई है, बहुत ज़्यादा धुंध है, ठंड है, ठंडी हवा चल रही है,
तो उसको उस एरिया में ओपन में ना जाके अपने कवर्ड एरिया में व्यायाम करना चाहिए, और व्यायाम भी एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक एक घंटा व्यायाम करना है। उस टाइम हमें, जब हमें लग रहा है कि हमारे को चेस्ट की प्रॉब्लम है इस तरह की, तो हमें व्यायाम को कर्टेल करना है। नंबर 3, हमें जो स्मोकर्स हैं धूम्रपान बिल्कुल स्टॉप करना है। और सेकेंड हैंड स्मोक, सेकेंड हैंड स्मोक किसको कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग। जैसे घर में जो भी मेंबर्स हैं, तो हमें घर में स्मोकर्स को पहले तो हमें यही एडवाइस करना है कि आपको स्मोक नहीं लेना, स्मोक नहीं करना। फिर जो अगर घर में मेंबर्स हैं उनको भी ये करना है कि कोई भी स्मोकर घर में आए तो उसको आप अपने आप को अवॉइड करें। सिमिलरली और पैसिव स्मोकिंग कहाँ से होती है? जैसे इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हो गए, वेहिकुलर ट्रैफिक से हो गए, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, तो उसमें हमें मास्क लगा के रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, precautions as well as treatment, it will go in a long way to protect the lungs of the patients who are prone to asthma. Asthma is nothing but allergy to the allergens, different allergens है। तो जैसे पेशेंट को मैं अगर डायग्नोसिस लिखता हूँ एस्मा, तो पेशेंट घबरा जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे को दमा हो गया। इन केस आई राइट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, देन दे आर नॉट, घबराते नहीं है वो। तो प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, इट इज द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग। एस्मा उसी को कहते हैं जो कि एलर्जी की वजह से सांस की नालियां नैरो हो जाती हैं, जैसे मैंने ये बताया। कुछ पेशेंट्स में एक्यूट अटैक में पेशेंट आते हैं, जैसे जो दवाई नहीं खा रहे या प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, ऑल ऑफ ए सडन एक्यूट अटैक में चले जाते हैं। उनको एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और हॉस्पिटल में जाके हम उनको नेबुलाइजर से मेडिसिन देते हैं, डायलेटर्स जो होते हैं ब्रोंको डायलेटर्स, नेबुलाइजर से देते हैं, और साथ में ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तब जाके वो पेशेंट ठीक होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास बहुत पेशेंट चेस्ट के आ रहे हैं, लंग्स के आ रहे हैं और एस्थमा के आ रहे हैं। So this is one of the videos in a series of such videos. So thank you for watching this video, और इसके बारे में आप अपने कमेंट्स और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।